वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको लेखन कला में अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ाऊंगी। बेटा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको अनुच्छेद लेखन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंक अनुच्छेद लेखन में ना कटे तो आपको इसके लिए इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन एक कला है। परिभाषा है इसकी, अनुच्छेद लेखन एक कला है। सीमित शब्दों में किसी विषय विशेष का सार रूप में प्रस्तुतिकरण अनुच्छेद कहलाता है। सीमित शब्दों में कम से कम शब्दों में कोई विषय दिया गया है, उस विषय को कम से कम शब्दों में लिखना और उसे लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में आपको कम शब्दों का प्रयोग करना होता है। आपको कोई विषय दिया गया है और उस विषय को आपको संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। अब उसमें लिखना क्या होता है? उसमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है। निबंध संक्षिप्त रूप में नहीं होता, उस विषय का सार नहीं होता, बल्कि निबंध क्या होता है? निबंध विस्तृत रूप से लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद कम से कम शब्दों में उस विषय का सार होता है। जानते हैं अनुच्छेद लेखन का क्या उद्देश्य है? अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य, अनुच्छेद किसी विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में लिखना होता है। इससे क्या होता है? आपको किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप में लिखना और उस पर अपने संक्षिप्त विचार प्रकट करने का ज्ञान हो जाता है। आप किसी भी विस्तृत विषय को कम से कम शब्दों में बता सकते हैं, या हम ये कहें कि आप विस्तृत, जो बहुत ही विस्तृत फैला हुआ है, जो बहुत ही विशाल विषय है, आपको जो दिया गया है उसे कम से कम संक्षिप्त रूप में सार लिखने का जो आपको भाव है वो किससे आता है? अनुच्छेद लेखन से। आपको अनुच्छेद लेखन से अपनी बात कम से कम शब्दों में, अपने विचार कम से कम शब्दों में प्रकट करना आ जाता है। दूसरा उद्देश्य है कम से कम शब्दों में। अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं, जब आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाता है तो आप, इसका ये उद्देश्य है कि आप किसी भी विषय को, जिस विषय को हम कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं है और हमें उसे संक्षिप्त रूप से प्रकट करना है, तो उसे आप कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट कर देते हैं का मतलब उसे समझा देते हैं, उसे पूर्णतया उसको इतना बता देते हैं कि हमें उसका ज्ञान हो जाता है। तीसरा उद्देश्य है भाषा के शब्दकोश की ज्ञान वृद्धि। जब हम अनुच्छेद लिखने लगते हैं तो हमें इससे भाषा के शब्दकोश का भी ज्ञान होता है। शब्दकोश का ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि हमें कम से कम शब्दों में अपनी बात जो प्रकट करनी होती है, इसके लिए अनेक शब्दों को लेना पड़ता है। इससे क्या होता है? हमारे जो शब्दकोश हैं वो उसमें वृद्धि होती है। हम अनेक शब्दों का ज्ञान करते हैं, नए नए शब्दों से हमारा परिचय होता है। नए नए शब्दों का कहाँ पर हमें रखना है, कहाँ पर उनका ध्यान रखना है, कहाँ पर उनका कौन सा अर्थ प्रकट होगा, उसका ज्ञान होता है। शब्द, जो नए नए शब्द हैं उनके प्रयोग का भी ज्ञान होता है। तो उसका तीसरा उद्देश्य भाषा के शब्दकोश। शब्दकोश को आप वोकैबुलरी भी कहते हैं। तो भाषा में जो शब्दकोश होता है, नए नए शब्दों का इससे आपको ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बात जो है विस्तृत रूप से नहीं बल्कि संक्षिप्त रूप से लिखने और बताने का अवसर मिलता है। अब जानते हैं अनुच्छेद जो है कितने प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? अनुच्छेद के जो प्रकार है, यानी अनुच्छेद को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, वर्णनात्मक अनुच्छेद। वर्णनात्मक, इसमें कौन कौन से प्रकार के अनुच्छेद आते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति तथा दृश्य का वर्णन। किसी दृश्य का वर्णन करने को कहा जा सकता है, किसी वस्तु का वर्णन करने को कहा जा सकता है, किसी स्थान का वर्णन करने को कहा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णनात्मक, यानी वर्णन करने वाला अनुच्छेद, जिसमें आपको वर्णन करना है, पर किन रूपों में? संक्षिप्त रूप में। दूसरा है विचारात्मक अनुच्छेद। किसी विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी होती है।
किसी एक विषय पर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी क्या है, वो है विचारात्मक अनुच्छेद। पहला हमने क्या पढ़ा, वर्णनात्मक अनुच्छेद, दूसरा क्या पढ़ा, विचारात्मक अनुच्छेद। वर्णनात्मक किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति तथा दृश्य का वर्णन। किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य का भी वर्णन हो सकता है, किसी मनोहारी दृश्य का वर्णन हो सकता है, उसे आप वर्णनात्मक अनुच्छेद में करेंगे। विचारात्मक, जिसमें आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं, जिसमें आपको सोचना होता है और आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो विचारात्मक अनुच्छेद होता है। आगे हम जानेंगे और भी अनुच्छेद के प्रकार। अगला क्या है, अगला है भावात्मक अनुच्छेद, वो मैं आपको बताती हूँ। तीसरा है भावात्मक अनुच्छेद। भावात्मक अनुच्छेद में कौन कौन से विषय आएंगे, देशभक्ति और बाकी भावात्मक रोमांचक अनुभव वाले विषय, जो भावनाओं से जुड़े होंगे और रोमांच से जुड़े होंगे, जो आपको रोमांच और भावनाओं से अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो है भावात्मक अनुच्छेद। काल्पनिक अनुच्छेद, जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं, काल्पनिक अनुच्छेद जो कल्पना पर आधारित होंगे, ऐसे अनुच्छेद जो आपकी कल्पना पर आधारित होंगे, जैसे यदि मेरी लॉटरी लग जाए, यदि मैं राष्ट्रपति होता, चंद्रमा पर जीवन, ये जो है काल्पनिक विषय हैं और इन पे कल्पना करके ही विचारों को लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक अनुच्छेद। आगे मैं आपको बताती हूँ अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अनुच्छेद के विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विचार करें। जब भी आपको अनुच्छेद लिखना होता है तो आप अनुच्छेद के विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो भी विषय आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। विषय को पढ़कर विचारों को बिंदुओं के रूप में पृष्ठ पर लिख लेंगे। जैसे ही आप विषय को पढ़ेंगे, अपने मन में उस पे आए जितने भी विचार होंगे उनको एक बिंदु बनाकर या उन बिंदुओं को आप एक अलग पृष्ठ पर लिख लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको इन बिंदुओं से ही वाक्य बनाने हैं और वाक्य बनाकर आपको उन्हें एक दूसरे से जोड़ना होगा। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आपको अपने विचारों को बिंदुओं के रूप में पृष्ठ पर लिखना होगा, तभी आपका अनुच्छेद जो होगा सटीक और स्पष्ट होगा। अनुच्छेद प्रस्तुतिकरण सीमित शब्दों में करना होगा। जो अनुच्छेद का प्रस्तुतिकरण है वो आपको सीमित शब्दों में ही करना होगा। आप उसे विस्तृत रूप से नहीं लिखेंगे, उसे कम से कम शब्दों में लिखकर स्पष्ट करवाएंगे ताकि पढ़ने वाले को भी अनुच्छेद का विषय स्पष्ट हो सके और आप भी कम से कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, विषय का सार लिख सकें। अनुच्छेद लेखन के दौरान जो वर्तनी है वह विराम चिन्ह है, उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द के अलग होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्ह के अलग लग जाने से वाक्यों का अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है और अर्थ जो है वाकई में अनर्थ में बदल जाता है। तो हमें इसलिए अनुच्छेद में वर्तनी व विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। हमें वर्तनी और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चे अनुच्छेद में उदाहरण लिख देते हैं। आपको अनुच्छेद में उदाहरण नहीं लिखने हैं। यदि आप अनुच्छेद में उदाहरण लिखोगे तो आपका अनुच्छेद विस्तृत हो जाएगा और आपको कम से कम शब्दों में ही अपनी बात, अपने विषय को समझाना है। इसलिए आपको अनुच्छेद में उदाहरण नहीं देना है, आपको उसके विचारों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना है। हस्तलेखन सुंदर व स्पष्ट हो, ये मैं आपको सिर्फ अनुच्छेद के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि ये मैं आपको सभी तरह के विषयों पर हिंदी में लिखते हुए यह बात कहूंगी कि आपको हिंदी लिखते हुए अपने हस्तलेखन को, अपने अक्षरों को
साफ, सुंदर व स्पष्ट रखना चाहिए। आपको अपनी हस्तकला यानी आपकी जो लेखन शैली है उसको और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहिए और भी प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना चाहिए। जब आप उसे और भी प्रभावशाली लिखेंगे तो वो सुंदर व स्पष्ट दिखेगी। आपके लेखन कला में हस्तलेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आपको अपनी लेखनी, आपको अपनी भाषा प्रस्तुतिकरण में जो आपके अनुच्छेद प्रस्तुतिकरण उसमें लेखनी का खासा ध्यान रखना है। आपको इसे सुंदर व स्पष्ट लिखना है ताकि सामने वाला इसे पढ़ सके और आपके अनुच्छेद के विचारों से प्रभावित हो सके। इन बातों का ध्यान में जब आप रखेंगे तो आपके अनुच्छेद जो हैं उसमें अंक पूरे आएंगे। अब मैं आपको गृह कार्य में अनुच्छेद के कुछ विषय दूंगी। आपको उन पर अनुच्छेद लिखना है। उनमें से किसी एक पर भी आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। धन्यवाद।